नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एफआईआर कैसे लिखें, एफआईआर के अंदर क्या क्या फैक्ट आने चाहिए, इस संबंध में हमने आपको जानकारी दी। आज हम बात करते हैं कि हमारी एफआईआर को संबंधित थाने ने नहीं लिखा। आपने अच्छी सी एफआईआर लिखी लेकिन उसे किसी ने नहीं लिखा, तब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में अपने पास में एक उपाय है कि हम उस समस्त तथ्यों के साथ संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के यहाँ एक प्रार्थना पत्र, जिसे कहेंगे अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में योजित कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपचार है जो हर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध है कि जिसकी थाने के स्तर पर या पुलिस के उच्च अधिकारियों के सामने कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रार्थना पत्र योजित कर सकता है। इस प्रार्थना पत्र के योजित करने में वैसे तो एक निर्धारित प्रक्रिया है कि आपने प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र योजित किया और उसके साथ समस्त तथ्यों को या साक्ष्यों को आपने लगाकर वहाँ पर न्यायालय के सामने योजित कर दिया। बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा 156(3) का प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाता है कि हमारी जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है, न्यायालय को उस स्तर पर यह संतुष्ट करना होता है कि कोर्ट के माध्यम से ही एफआईआर दर्ज कराने की क्यों आवश्यकता है। हमें उसमें यह दिखाना होगा, उसमें वर्णन करना होगा इन चीज़ों का कि हमारे द्वारा संबंधित थाना अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र योजित किए, उनको दिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे विवश होकर हमने ये प्रार्थना पत्र न्यायालय में योजित किया है। अब बात आती है कि अगर 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है तो उस प्रार्थना पत्र में ऐसा क्या है कि न्यायालय को ये लगे कि उसमें एफआईआर दर्ज होनी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ये देखने वाली बात है और ये न्यायालय को भी इससे संतुष्ट करना आपको पड़ेगा कि अगर बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मेरे जो आवेदक है, पीड़ित व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर है, जैसे कि उसके साथ किसी बैंक ने अगर फ्रॉड किया है तो वो स्वयं उसके दस्तावेज इकट्ठे नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक उसको कोई दस्तावेज देगा नहीं, और जब तक कोर्ट उस संबंध में आदेश पारित नहीं करेगी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। या ऐसे बहुत सारे और कुछ प्रकरण हो सकते हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पास में कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई सोर्सेज ही नहीं है कि वो वहां पर उन तथ्यों को, उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर सके। तो कोर्ट को हमें ये दिखाना होगा, साबित करना होगा अपनी बहस के दौरान कि अगर केवल और केवल न्यायालय के माध्यम से अगर मुकदमा दर्ज होगा तभी ये इन्वेस्टिगेशन इसका हो सकता है। कोर्ट भी कई बार क्या करती है कि कोर्ट के पास 156(3) का प्रार्थना पत्र आने के बाद उसको कंप्लेंट में दर्ज कर लेती है। यहाँ पर अगर हम कोर्ट के सामने उन प्रश्नों को उठाते हैं कि इस मैटर में ये प्रश्न है और इसका अगर आपने इसको कंप्लेंट में ट्रीट कर दिया तो इसका मेरे द्वारा इसका एविडेंस ला पाना संभव नहीं है। तो ऐसे मैटर को कोर्ट के सामने उस स्तर पर साबित करना कि बिना कोर्ट की ऑर्डर पास किए हुए या बिना कोर्ट का संज्ञान लिए हुए कोर्ट का अगर ये एविडेंस कोर्ट के अंदर आ जाएगा तो मेरी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर का ये विषय वस्तु है, मेरे द्वारा ये शख्स एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सारे विषयों के साथ 156(3) का प्रार्थना पत्र योजित करना चाहिए। इसमें कुछ जजमेंट भी हैं, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है टीसी थंगराज वर्सेज स्टेट, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का है मंजू देवी, और भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो मजिस्ट्रेट को इस चीज के लिए बाउंड करते हैं कि अगर कोई प्रार्थना पत्र आता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर प्रथम दृष्टया उसके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट है, देन मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का ही आदेश करना चाहिए, न कि कंप्लेंट के लिए। तो अगर 156(3) में इन तथ्यों को और इन कुछ जजमेंट या और अपने स्तर पे आप देखेंगे के साथ अगर डाला जाए तो अगर थाने ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी है तो न्यायालय के माध्यम से भी हम 156(3) के प्रार्थना पत्र के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जहां तक प्रभाव की बात है, विधिक दृष्टि से दोनों का प्रभाव समान है, विवेचना दोनों की होगी। जैसे पहले बताया था कि विवेचना भी होगी और चार्जशीट, आरोप जिस तरीके से लगता है वो सब चलेगा, लेकिन यहाँ पर थाने के अलावा जो दूसरा पीड़ित व्यक्ति के पास में उपचार है वो न्यायालय के पास 156(3) के तहत है, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।
मुझे विश्वास है कि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। जैसा कि और जगह भी कहा है, आपसे भी निवेदन है कि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, लोग अपने अधिकारों के, अपने दायित्वों के बारे में अवेयर होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आगे भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई ऐसा सवाल जो इस वीडियो के माध्यम से नहीं सुलझ पा रहा है तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, और ये प्रयास रहेगा कि एक निश्चित समय में उसका उत्तर आपको दिया जाए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।